सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। आप लोगों की एक काफ़ी डिमांड थी कि सर हमें रियल क्वेश्चन के साथ में अच्छे मॉडल आंसर के साथ में आंसर राइटिंग करके थोड़ा सा गाइड करें। तो आज का वीडियो है कि जैसे यहाँ पे हम कुछ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे तोड़ते हैं, कैसे समझते हैं और उसके बाद में हमारा फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। तो आज हम फॉर्मेट की जो बात करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है, किस प्रकार डायग्राम यूज़ करने चाहिए, ज्योग्राफी में मैप यूज़ करनी चाहिए, ये सारा हम देखने वाले हैं। इवन जैसे हम हिस्ट्री के जब क्वेश्चन देखेंगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी हम कैसे मैप का यूज़ कर सकते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं या कोई डायग्राम बन सकते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं और रियल जो मॉडल आंसर है उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करोगे और आपको वीडियो ऐसे पसंद आते तो मैं समय समय पे आंसर राइटिंग के अच्छे खासे वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और आराम से, जैसे आप लोग जैसे 26 की 27 की तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए सेशन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। मैं समय समय पे इसे लाऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पूछा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं ये भी देखना चाहिए, ये 250 वर्ड में है, 250 वर्ड में है, इसका मतलब यूपीसी में आपके पास 3 पेज खाली है। ठीक है, जैसे यूपीसी की जो कॉपी आती है, ठीक है, उसमें से आपके 3 पेज आते हैं। 250 वर्ड के लिए 3 पेज वहाँ खाली आते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है, बहुत सारे बच्चों को भी शायद बिगनर पता नहीं होता, यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है और अपना आंसर यहाँ से शुरू करते हैं अपन। ये 3 पेज खाली आते हैं। ठीक है, तो जब भी आप शुरुआत में जब आंसर राइटिंग करते हो या सीखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले डिमांड क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। एक तो डिमांड बॉडी पार्ट की ये डिमांड है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो आपको देखनी होती है। इसके अलावा अब इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना करनी है। पक्ष में प्रमुख साक्ष्य आपने देखा होगा जब 11th क्लास की फिजिकल एनसीईआरटी पढ़ते हो। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ज्योग्राफी के प्री हो चाहे मेंस हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से हो जाते हैं और 6 से 12 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा, तो जब भी क्वेश्चन के हम आयाम करते हैं तो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि यार इंट्रो में क्या लिखें, इंट्रो कैसा होना चाहिए मेरा। यदि आपको इफेक्टिव और प्रभावी इंट्रो लिखना है तो बहुत बड़ा मत करना, मैक्सिमम 4 लाइनें, मतलब 4 या 5 लाइनें इसकी मैक्सिमम हो सकती है। और इसमें शुरुआत में ये बता दो इसके बारे में, जैसे इंट्रो में इसका इंट्रो कैसे बनेगा। इसका इंट्रो बनेगा कि जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, आप जानते हो लगभग 1912 के आसपास जो अल्फ्रेड वेगनर है, वेगनर ने इसके बारे में बताया और उन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर गति कर रहे थे, मतलब महाद्वीप गति कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा कहा, ठीक है, गति कर रहे हैं। उससे पहले भी कई विद्वान ऐसे आए थे, आप जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हो उनमें कई विद्वानों को नाम लिखा हुआ है, चाहो तो वहाँ से शुरू करो, लेकिन सबसे बढ़िया टू दी पॉइंट शुरू करो। तो आपने इंट्रो में 2-3 लाइन 4 लाइन में आपने बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम वेगनर ने बताया है। ठीक है, तो ये अपना इंट्रो तैयार हो गया। ठीक है, अपना 3-4 लाइन में अपना इंट्रो तैयार हो गया। अब आते हैं बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, बॉडी पार्ट में हम क्या करते हैं, मुख्य भाग में क्या करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कैसे करेंगे, जैसे इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग लगाओ, ऐसे बॉक्स के अंदर फिट करो उसको। तो महाद्वीपीय विस्थापन यहाँ पे लिखो, महाद्वीपीय विस्थापन प्रॉपर लिखना है पूरा, सिद्धांत की विशेषताएं यहाँ पे लिख दो, विशेषताएं, और उसको प्रॉपर एकदम बॉक्स में फिट करो ताकि एग्जामिनर को साफ दिखे कि इस क्वेश्चन की डिमांड आपने यहाँ पूरी की है। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने पढ़ा है, उसको कैसे यहाँ पे लिखोगे। जैसे पहले सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि उस समय वेगनर ने क्या क्या बताया कि पेंजिया के बारे में बताया कि उस समय संपूर्ण पृथ्वी आप कह सकते हो एक पेंजिया के रूप में, एक स्थान पर एक पेंजिया के रूप में होती है। और उसमें बाद में उन्होंने कई बार बताया कि आपने पेनथलासा पढ़ा होगा, ये सेकंड इसका पॉइंट आ जाएगा, पेनथलासा, कि पेंजिया जो है पेनथलासा महासागर से चारों ओर से घिरा होता है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि आगे चल के क्या हुआ, पेंजिया में विभाजन होता है। पेंजिया में विभाजन किस किस में होता है, एक ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा होगा। आज जिस भूमि पर हम रहते हैं वो है किसका पार्ट, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यही आपको यदि डायग्राम याद हो तो तुरंत वो डायग्राम बना दो। जैसे यहाँ पे सर्वप्रथम पेंजिया यहाँ पे होता है, इसके चारों ओर पेनथलासा होता है, और वही आगे जाके ये टूट जाता है किसमें, 2 भागों में, एक ऊपर चला जाता है अंगारालैंड और यहाँ पे गोंडवाना का पार्ट होता है। इसके भी डायग्राम आप आगे बनाओगे, आगे डायग्राम बनाओगे तो आज जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे जैसे यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और इंडिया यहाँ पे आ जाता है लगभग इसके आसपास। तो ये हो जाता है, मतलब पेंजिया के विभाजन के बाद में जैसे आज जो हमारी पृथ्वी है, आज हम जो महाद्वीप और महासागर पढ़ते हैं उसका परिणाम ये है कि इसका मतलब प्लेटें गति करी थी।
लेकिन वेगनर मोदी को ये पता नहीं था पहले कि गति क्यों कर रही थी, क्या इसके सिद्धांत है। जैसे आगे चल के हम पढ़ते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया जाता है कि प्लेटें गति क्यों करती है, जो नीचे से मैग्मा मेंटल प्लूम्स आते हैं, ठीक है, वो परपट्टी को भूप्रपट्टी को कई प्लेटों में तोड़ते हैं, इस प्रकार आगे जाके लिखते हैं। तो देखो कैसे मैं पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मेरी एक डिमांड ये होगी, पूरी 5-6 पॉइंट मैंने इस पर लिखे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मैंने अपने डायग्राम भी इसमें बना दिए, साथ में इसकी प्रमुख साक्ष्य क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 2025 की प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है, जो गोल्ड वाला घाना अफ्रीका ब्राजील वाला एक क्वेश्चन याद होगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स एग्जाम में। यूपीएससी की एक थीम होती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप बार बार पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अच्छा लकीली हमने क्या किया है, हमने आंसर राइटिंग की 2 बुक भी निकाली है, आपको पता होगा मार्केट में। ये बुक क्या है, 5 साल के इसमें सोल्व पेपर है, GS 1 2 3 4 के सोल्व पेपर है, और ये प्रिंटेड बुक है। आप थोड़ा सा कंटेंट भी देखो तो ये क्या है, प्रिंटेड बुक है, ठीक है। इसमें मेरे अलावा और भी जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, ठीक है, जैसे हरिराम जी है, उन्होंने भी योगदान दिया है। इसके अलावा और भी विद्यार्थियों ने इसमें योगदान दिया है। तो ये बुक है प्रिंटेड बुक, जिसमें 5 साल के सोल्व पेपर है। और ये जो बुक है ना, ये हेल्प कैसे करेगी, जैसे मैं आंसर राइटिंग के सेशन लेता हूँ, जो मेरे हैंड रिटन मॉडल आंसर है, ये बुक आपको मार्केट मिल जाएगी। इसमें सारे पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू भी है, कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी निकाले गए हैं, तो ये आप रेफर कर सकते हो, अपने कंटेंट के लिए रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये बता रहा था मैं बीच में। तो ये चीज़ें हैं, ये बुक मार्केट में भी मिलती है, और आप चाहो तो हमारी एक वेबसाइट है kitabfactory.com, उस पर भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो जैसे हम आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे थे, एक डिमांड हमने पूरी की, कौन सी डिमांड पूरी की, ये। अब देखो बॉडी पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। बॉडी पार्ट में एक आयाम पूरा हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया। अब सेकंड आयाम क्या है, इसके साक्ष्य क्या है, तो तुरंत फिर वहाँ पे दो पूरी हेडिंग लिखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य क्या है, इसको भी पॉइंट फॉर्म में लिखो। जैसे महाद्वीपों में साम्यता, महाद्वीपों में क्या साम्यता, उनमें तटों में साम्यता मिलेगी आपको, इसको आप क्या बोलते हैं, जिग्सा फिट भी बोलते हैं। जैसे ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है, तो इनके तटों में आपस में साम्यता है, डायग्राम बना दिया, जिग्सा फिट लिख दिया वहाँ पे, ठीक है, साथ में डायग्राम चिपका दिया। ये होता है कला आपकी, पॉइंट लिख रहे हो साथ में डायग्राम बना रहे हो। इसके बाद में आप देखोगे बहुत सारे पूरा जलवायु इसमें साम्यता होती है या उसमें विशेषताएं होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हम कोई जलवायु के साक्ष्य देखते हैं, जैसे कई बार हम साक्ष्य देखते हैं कि इक्वेटर पे भी बर्फ के साक्ष्य मिलते हैं, पुराने समय में ग्लेशियर के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा आप यूरोप में देखोगे ऐसे बहुत सारे हिमानी गिरी के साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा डिपोजिट जो या जीवाश्म के साक्ष्य होते हैं, इनके जीवाश्म साक्ष्य में आप देखोगे जिस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ जीव जंतु यहाँ पे भी पाए जाते हैं, उसका भी डायग्राम बन सकता है। इसके अलावा खनिज तत्व है, खनिज तत्व में हमने देखा ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील में जो सोने की जो अच्छी चीज़ें मिलती है वो घाना इन तटों पे भी मिलती है। सोने की जो आप कह सकते हो एस्क या उनकी जो पुरानी खनिज के तत्व मिलते हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसके पक्ष में आप साक्ष्य दे रहे हो और विथ पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका आंसर का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। आंसर का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये नॉर्मली मैंने आपको बताया। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इंट्रो कैसा होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए आपका 3 और 4 लाइन में बढ़िया से विथ फैक्ट क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। बॉडी पार्ट में जो आपसे पूछा गया है उसका विश्लेषण करो। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में 5-6 पॉइंट लिखते, फिर उसके पक्ष में जो साक्ष्य है पक्ष में साक्ष्य लिखते और इसकी एक आलोचना भी बनती। आलोचना कैसे बनती, जैसे हम अभी सिद्धांतों के हिसाब से बात करें, आलोचना आप कह सकते हो। जैसे प्लेट विवर्तन सिद्धांत बोलता है कि वेगनर ने बताया कि महाद्वीप गति इसलिए कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर बताए हैं, जैसे ज्वारी बल हो गया या और भी कई सारे फैक्टर बताए, लेकिन वो उतना सही नहीं था। प्लेट विवर्तन सिद्धांत में पढ़ते हैं प्लेटें गति इसलिए करती है कि मेंटल प्लूम्स, ये चक्रीय लावा प्रवाह होता है इसलिए होती है, तो आलोचना कर दी हमने। तो ये 3 फैक्टर मैं जरूर चेक करना चाहूँगा आपके आंसर में कि आपने प्रॉपर इनको कवर किया है। और लास्ट में आपका निष्कर्ष, निष्कर्ष में भी यही रूल है, पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी 3-4 लाइन में। आप इसकी रिलीवेंस बताओ कि हम मान सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ कमियां थी, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं आता तो आज जो प्लेटों की गति हम समझते हैं वो भी नहीं समझ पाते। आप कह सकते हो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्लेट विवर्तन सिद्धांत का जनक सिद्धांत है, जिसकी आज भी प्रासंगिकता है। आज भी हम अर्थक्वेक ये सब देखते हैं तो उनमें ये साक्ष्य काम आते हैं। तो ऐसे करके आप अपने आंसर का बनाते। अब मैं आपको जो मैंने लिखा है कि मैंने आपको प्रारूप तो बता दिया कि क्वेश्चन कैसे तोड़ना होता है, किस पार्ट पे फोकस करना होता है, पूछा क्या गया है। विवेचना मतलब पक्ष विपक्ष, उसकी समालोचना, थोड़ी सी आलोचना भी कर सकते हो। चलिए, जैसे अब अपना मॉडल आंसर देखते हैं कि क्या मैंने आपको बताया, क्या ये मॉडल आंसर खरा उतर रहा है उस पर, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन आप क्या आते हैं रियल एग्जाम में, तो वहाँ जगह खाली रहती है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, थोड़ा
क्योंकि कंटेंट तैयार करते हैं, बच्चों को कंटेंट देते हैं, तो बड़ा होना चाहिए कि महाद्वीपों में 37 गति होती है, तटों की समानता को सर्वप्रथम विद्वान उन्होंने बताया, जैसे अब्राहम ओर्टलियस ने बताया। और आप चाहो तो बस छोटा कर दो कि 1912 में जो अल्फ्रेड वेगनर है उसने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बताया। इतना भी इंट्रो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से 2-3 लाइन यूज कर सकते हो आप। तो प्रॉपर इंट्रो हो गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, मैंने प्रॉपर हेडिंग दी, चाहे तो इसकी ऐसा लिख सकते हैं महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की विशेषताएं, प्रॉपर हेडिंग दो उसको, है ना। अब हेडिंग की दी कि वेगनर ने क्या बताया कि पहले का जो आप देखोगे उस कार्बोनिफर युग में देखोगे तो वहाँ पे पेंजिया एक था, मतलब वो जो कि पेंतलासा महासागर से गिरा हुआ था। एकदम छोटा छोटा लिखना है, विथ लॉजिक, विश्लेषण करना है। जैसे 20 करोड़ साल पहले उसमें क्या हुआ, ये एनसीईआरटी में आपको कंटेंट मिल जाएगा उसमें ठीक ठाक। कैसे महाद्वीप और महासागर आपस में गति करते हैं, कैसे विखंडन हुआ उनका, कौन से इसमें सिद्धांत थे, पोलर सिद्धांत थे या जवाहरी बल सिद्धांत थे। फिर जैसे लोरेस या अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड किस प्रकार गति करते हैं, ये आप एक फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से जो आप ऊपर कहानी खे के आए हो, विशेषताएं बता के आए हो, पेंजिया, पेंतलासा, फिर विभाजन हुआ, गोंडवाना अंगारालैंड कब हुआ, और आज की जो हमारे आधुनिक पृथ्वी है उसमें साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम आपने यूज कर लिया। अब क्वेश्चन की सेकंड डिमांड क्या थी, साक्ष्य की विवेचना, थोड़ा पक्ष में लिखो। जैसे तट्टों में समानता, आप देखोगे इनमें जिक्सा फिट जिसको बोलते हैं अपन। इसके अलावा हमने आलोचना यही कर दी कि जैसे विवेचना है ना, पक्ष विपक्ष, या तो आलोचना अलग कर दो, मैंने इसके साथ ही कर दी, आलोचना यहाँ लिख दी कि ये एक सहयोग था। ठीक है, जैसे आपस में साम्यता मिलती है तो कई विद्वान ने कहा यार ये एक सहयोग है, मतलब ऐसा है नहीं कि ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जीवाश्म संबंधी जो प्रमाण है, बहुत सारे गोंडवाना में कौन से मिलते हैं, मेसोसारस के जीवाश्म कहाँ मिलते हैं, एक डायग्राम बनाया और उसमें दिखा दिया कहाँ कहाँ एक जैसे साक्ष्य मिले। इसका मतलब गोंडवाना लैंड का डेवलपमेंट, वहाँ के जीव जंतुओं का डेवलपमेंट एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरा जलवायु संबंधी साक्ष्य है, जैसे भूमध्य रेखा पर हिमानी के साक्ष्य हैं। सबसे अच्छा जो कोयला मिलता है 55 डिग्री पे मिलता है, यूरोप में मिलता है, जर्मनी और ब्रिटेन में मिलता है। वहाँ क्यों मिलता है, वहाँ तो अच्छी वनस्पति नहीं है, वनस्पति दबने से कोयला बनता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि 55 डिग्री तो फिर मुश्किल है। तो इसका मतलब एक समय ये कहाँ पे था, नीचे की ओर था, इक्वेटर के आसपास था। खनिजों के साक्ष्य, ब्राजील तट, नाइजीरिया, गाना, जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इस बार। और लास्ट में अतः कहा जा सकता है कि भले ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैज्ञानिकों तर्कों का अभाव हो, फिर भी सिद्धांत की वजह से आगे जाकर प्लेट विटनी सिद्धांत बनाया, यानी रिलीवेंस दिखाए। ऐसे ही मजाक में नहीं करना, निष्कर्ष पे लिखो तो पॉजिटिव लिखो, कुछ रिलीवेंस वाला होना चाहिए आपका। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन तोड़ के फिर आपको एक मॉडल आंसर दिया है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये जो मॉडल आंसर है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम में सर्च करना आप स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, यूट्यूब या कमेंट में देखना। टेलीग्राम पे मैं फाइलें, वैसे भी बहुत सारे मैं ना अपने मॉडल आंसर जो हमारे यहाँ टेस्ट लगते हैं बच्चों के, वो टेस्ट भी मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप देख सकते हो। जैसे और ये जो मॉडल आंसर, जैसे अभी हमारा एक आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है डेडिकेटली बच्चों के लिए, 5-6 महीने का लाइव बैच चल रहा है। उसमें मैं बच्चों को पहले 2 दिन होमवर्क देता हूँ कि यार तुम पहले ये पढ़ के आओ ना, कंटेंट पढ़ के आओ, अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करके आओ। ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 2 दिन बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तीसरे दिन वही जो चैप्टर पढ़ गए उनसे मैं टेस्ट लेता हूँ फिर उनका। और टेस्ट कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ पीवाईक्यू होते हैं, कुछ यूपीसी की डिमांड के हिसाब से होते हैं। आप चाहो तो कभी जुड़ना चाहो अपने ऐप पे जाके देख सकते हो। अपना ऐप का नाम क्या है, स्टडी विद डीजे, जहाँ पे अभी हिंदी लिटरेचर की भी आंसर राइटिंग चल रही है। एक बहुत तगड़े मेंटर, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चे उनको। स्टडी विद डीजे अपना ऐप है, आप प्ले स्टोर या iOS में देखना, अपना ऐप जरूर देखना। ठीक है, ऐप ज्वाइन जरूर करना, उस पर आपको बहुत अच्छा खासा इनिशिएटिव मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सेल्फ स्टडी आप नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, हम वैसे भी फीस ज़्यादा नहीं लेते हैं, फिर भी बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है, मतलब इससे भी काम चलाया जा सकता है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, मान लो कि इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना होता है, देखते ही अब पकड़ में आ गया कि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं आपको बॉडी पार्ट में बतानी है, और प्लेट संचरण के द्वारा निर्मित होने वाली प्लेट सीमाओं और उसके द्वारा होने वाली रचनात्मक और विनाशात्मक उदाहरण को बताइए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आ गया ऐसा तो आपको हैंडल तो करना पड़ेगा। तो वही अपना प्रॉपर फॉर्मेट का तरीका है, इंट्रो है। अब वहाँ इंट्रो मत लिख देना, रियल आंसर में इंट्रो ऐसे मत लिखना, इंट्रो लिख दिया आपने या बॉडी पार्ट लिख, ये हम प्रारूप बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रो में क्या जाएगा, इसका बेसिक जो सिद्धांत है, कब बना था, किन विद्वानों ने, जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान आएंगे 1950 के दशक में या उसके बाद में प्लेट विवर्तनी सिद्धांत आता है। और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कोई एक सिद्धांत नहीं है, इससे पहले आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखते हो, जो सागरी नीतल प्रसरण थ्योरी आपने देखी होगी हेरियस की, वो देखा होगा। एक अपना जो ताप, ये जो मेंटल प्लूम्स वगैरह आते हैं उनका सिद्धांत भी आता है, जो सिद्धांत देखोगे आप मॉडल आंसर में मिल जाएगा। तो इंट्रो लिखो, 3-4 लाइन में आपने प्रॉपर इंट्रो लिखा इसके बारे में। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। पहले डिमांड तो ये है कि इसकी विशेषता बताओ, 4-5 पॉइंट लिखो। ठीक है, इसकी विशेषताएं आपने बताई। बाद में क्वेश्चन क्या आगे डिमांड क्या है,
आगे की डिमांड है, अच्छा आगे है इनसे जो कौन सी सीमाएं बनती है गति के कारण, जैसे प्लेटें बनती हैं, प्लेटें या उनकी जो सीमाओं के आसपास संचरण होता है, तो उसको हम मोटा मोटी कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक आपने देखा होगा अपसारी सीमा, एक अभिसारी सीमा और एक रूपांतरित सीमा। और उनके किनारे क्या क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे 2 प्लेटें महाद्वीप होती है तो जब टकराती है तो वहाँ फोल्डिंग्स होते हैं, जैसे हिमालय की गति आज बढ़ रही है, वलन वहाँ पे फोल्डेड हो रहा है। एक प्लेट जल वाली हो, महासागर वाली हो, भारी होती है स्थल की तुलना में, जब नीचे सबडक्ट करती है तो उसके कारण क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहाँ ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। आपने देखा होगा प्रशांत प्लेट के चारों ओर, आपने इधर देखा होगा नाजका प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, वहाँ पे भी एंडीज पर्वतमाला के सारे ऐसी घटनाएं होती है। तो वो एग्जाम्पल आपके इसमें आने चाहिए थे, ठीक है। और बाद में उदाहरण देके समझाना है। और निष्कर्ष कैसा लिखोगे? निष्कर्ष तो आज बहुत ही पॉजिटिव या थोड़ा सा रचनात्मक लिखना चाहो निष्कर्ष, तो आज हम देखते हैं जैसे कहीं भी वर्तमान में कहीं अर्थक्वेक आया हो, जैसे इंडोनेशिया, वहाँ पे कोई ज्वालामुखी विस्फोट है, जापान है वहाँ पे, तो उसमें रिलीवेंस दिखा सकते हो कि प्लेट ट्वेंटिक सिद्धांत भी ये कहता है कि कैसे मतलब प्लेटें गति करती है और वहाँ पे ये क्रियाएं होती है, तो उसका रिलीवेंस दिखा सकते हो। इन सिद्धांतों को समझ के हम रिलीवेंस प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं, कैसे आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। भाई जहाँ पे प्लेटें ऐसी है लगातार अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे हम आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहेंगे। वहाँ पे जो आपके आवास के स्ट्रक्चर है, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनेंगे हिसाब से कि कहीं वो भूकंप वाला क्षेत्र तो नहीं है, वो हमें पता लग जाता है प्लेटों की गति, इनको सबको समझ के। तो रिलीवेंस को दिखाओ। निष्कर्ष में आप आपदा प्रबंधन के साथ भी उसको ऐड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। अब इसका मॉडल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉडल आंसर मैं अभी भी बच्चों को हाथ से लिख के देता हूँ ताकि उनको रियल टाइम में और कितने पेज पर क्या लिखना है एक थोड़ा सा तरीका पता लगे कि यूपीसी में ऐसे लिखे जाते हैं। सेम फॉर्मेट में मैं यूपीसी में लिख के आया हूँ और 4 इंटरव्यू कॉल करवाएं, इसी पैटर्न पे करवाएं। तो ऐसा कोई तुक्के में नहीं, और रिटर्न में मुझे 821 एक बार मिले भी हैं, तो आप उस पर और ट्रस्ट कर सकते हो। और कितने मैं 3-4 सालों से बच्चों को यूट्यूब पे गाइड करता आया हूँ, बच्चे विश्वास भी करते हैं क्योंकि बच्चों को पता है कि उनका जब मेंटर अभी लास्ट में 2024 में इंटरव्यू देके आया है, उससे पहले उसने 3 इंटरव्यू दिए हैं, रिटर्न में 821 भी हैं। फाइनली मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक अच्छा मेंटर तो बन सकता हूँ, इन चीज़ों को अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल जुड़े हमारे साथ और यूट्यूब पे बने रहे और ऐप पे जुड़े, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्लेट वेटिंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। प्लेट वेटिंग सिद्धांत क्या है उसको हमने इंट्रो में कवर कर लिया, ज़्यादा आगे नहीं करेंगे, यही कवर कर लिया हमने। इस सिद्धांत में कई प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, मेन डिमांड को हमने हेडिंग में फिट किया, ब्लैक पेन से लिखा ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखे, और जेल पेन का यूज करो ताकि राइटिंग थोड़ी सुंदर आए, ठीक है। जैसे मैं V7 जो जेल पेन है वो यूज करता हूँ, जैसे बच्चों को कई बार पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, फ़र्क पड़ता है इनका। V7 जेल पेन से थोड़ी राइटिंग सुंदर होती है। पहले मैं बॉल पेन से लिखता था, राइटिंग बहुत गंदी आती थी, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। और ये तो आंसर अभी रिसेंटली लिखे गए हैं। तो प्लेट वेटिंग सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, तो कैसे प्लेटें मतलब होती है, विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेटें गति कैसे करती है, उनके किनारों पर क्या क्या क्रियाएं होती है, कैसे स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैरता है, वही हमने पहले देखा था। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में अलग तरीके से बताया गया था, ठीक है। महासागरीय क्रस्ट, उसकी जो विशेषताएं जो एनसीईआरटी में लिखी गई, कंटेंट में ज़्यादातर एनसीईआरटी का यूज करता हूँ। कैसे फिर प्लेटें कुछ सीमाएं, क्वेश्चन की डिमांड थी ना, सीमाएं रचनात्मक विनाशात्मक कार्य है, उनको डायग्राम के साथ प्रेजेंट करेंगे। जैसे अपसारी सीमा के पास कटक बनते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका अंटार्कटिक महासागरीय कटकों का जो निर्माण होता है, अपसारी सीमा का वो एग्जाम्पल है। वहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है। और वहीं आप अभिसारी सीमा में जाओगे तो उसमें कई कारक बनते हैं, जैसे या तो प्लेट दोनों ओशियन वाली हो या दोनों प्लेट महाद्वीप वाली हो, तो उसमें अलग अलग फैक्टर बनते हैं और उसमें अलग अलग टाइप के डायग्राम बनते हैं। ऐसे करके इनको बताना चाहिए आपको। तो ये ज्योग्राफी के मॉडल आंसर है। और ज्योग्राफी में कंपलसरी है, ध्यान रखना, फिजिकल ज्योग्राफी या क्लाइमेट जैसे आते हैं तो उसमें उनके जो डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में दिए गए वो डायग्राम्स जरूर बनाओ। आप इंडियन ज्योग्राफी या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे लिख रहे हो तो वहाँ इंडिया की या वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो वहाँ पे मैप जरूर बनाओ, ठीक है। तो 2 ज्योग्राफी बताए, मैं हिस्ट्री के भी लेके आऊँगा, आपको हिस्ट्री के भी दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी का है, तो उसमें डायग्राम कैसे बनते हैं वो देख लो आप। अभी पूरा क्वेश्चन तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, बट इनमें भी कैसे अर्थक्वेक ये डायग्राम बन सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक और ज्वालामुखी में भी सेम ये क्रियाएं काम करती है, भूकंप वाली क्रियाएं काम करती है, तो उनके बारे में डायग्राम लिख सकते हो। जैसे इसको एक वर्ल्ड के मैप पे कैसे दिखाया हमने, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक का वितरण जो एनसीईआरटी के अंदर मैप आराम से मिल जाएगा, इसको भी प्रेजेंट करो, वर्ल्ड के मैप पे प्रेजेंट करो इसको, ठीक है। तो ये आपके ज्योग्राफी के, मैं आप कुछ हिस्ट्री के भी लेके आता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ों के बारे में पता लगे। जैसे ये हिस्ट्री आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री के अंदर भी मोस्ट ऑफ जो रिसोर्सेज है 6 से 12 की नई वाली एनसीईआरटी, क्योंकि यूपी से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन प्री और मेंस के एग्जाम में बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन है, जैसे अंग्रेजों की भारत में भू राजस्व व्यवस्थाओं की विभिन्न प्रणालियों के पक्ष विपक्ष पर विस्तार से चर्चा करें। 250 वर्ड में क्वेश्चन है, और ये कंटेंट आपको नई वाली 8वीं की एनसीईआरटी और 12th क्लास की जो नई वाली एनसीईआरटी उसके अंदर आराम से आपको मिल जाएगा कंटेंट।
तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अंग्रेजों की भारतीय भू राजस्व व्यवस्था की विभिन्न प्रणालियां, साफ पूछा है, और इनका पक्ष विपक्ष भी पूछा है कि वो सही थी गलत थी, उनका विश्लेषण भी आपको करना है। क्वेश्चन की डिमांड आपको देखनी जरूरी है। तो इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में आप कह सकते हो, सामान्य इंट्रो भी लिख सकते हो कि जैसे अंग्रेजों की जो भू राजस्व प्रणाली है, विशेषकर उस समय उनका सबसे अधिक राजस्व कहाँ से आता था, लगान से आता था। तो उन्होंने पॉलिसीज अपने अकॉर्डिंग बनाई है। अब उनको वो मतलब नहीं कि शोषण, किसानों को शोषण होगा या किसी और का शोषण होगा या कृषि में निवेश करना है नहीं करना, मूलतः उनकी पॉलिसी ऐसे थी। या थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा लिख सकते हो, उस समय जैसे जब ये शुरू होती है 1780 के आसपास, उस समय की घटना है जहाँ पे ये स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली आने लगती है, उनको आप बता सकते हो। इंट्रो में 3-4 लाइन में एक बेसिक इंट्रो लिखो, और सबका एक जैसा नहीं होता, वो आप जैसा पढ़ते हो अपने विचारों के हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है। अब देखो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में क्या डिमांड है, मेन डिमांड जो है कौन सी भू राजस्व प्रणाली है, तो हेडिंग दो इनको, कौन सी अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, प्रॉपर हेडिंग दो इनको। मुख्य रूप से हम 3 प्रणालियां देखते हैं, ये फ्लो चार्ट भी बना दो साथ में, अलग से दिखना चाहिए। एक तो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, स्थायी बंदोबस्त है। एक रेतवाड़ी, रेतवाड़ी कहाँ पे थी, साउथ इंडिया में, जहाँ पे ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, तो वहाँ पे रेतवाड़ी आई है। और महलवाड़ी कहाँ पे, इधर आगरा अवध के आसपास महलवाड़ी है। महलवाड़ी, महल का मतलब गाँव का समूह है, रेतवाड़ी मतलब किसान। स्थायी बंदोबस्त मतलब जमींदारों को स्थायी मतलब दे दिया गया कि उनको उपज का 1/11 भाग और 10/11 भाग अंग्रेजों के पास जाएगा, ऐसे करके मतलब ये बना दिया आपने। ठीक है, बॉडी पार्ट में। अब इनका विश्लेषण भी करो साथ में कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे किस क्षेत्र में लागू की गई, विशेषकर आप देखोगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, वहाँ पे लागू की गई। इनकी विशेषता बताओ, इसमें क्या विशेषता है कि वहाँ पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट किसको दे दिया, जमींदारों को दे दिया कि कलेक्शन वो करेंगे और वो जमींदार अंग्रेजों को सीधा लगान देंगे। इससे किसानों की दुर्दशाएं बढ़ गई। पक्ष विपक्ष लिखना है ना इसका, ठीक है, इसके पक्ष विपक्ष भी लिखो साथ में, यही इसकी डिमांड है। और आप सोच रहे हो कि यार इसमें मैप कैसे बनाएं, तो इसमें इंडिया का एक बढ़िया मैप बन सकता है, उस पर आप प्रेजेंट कर सकते हो। चलते अपने मॉडल आंसर पर, उससे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। ये तो मैं आपको प्रारूप दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन तोड़ के आप लिख सकते हो। प्रॉपर लिखो उसको ना, सुंदर सुंदर राइटिंग में। देखो आप कितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देखो ये देखा यहाँ पे कि अंग्रेजों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भू राजस्व ही था। और इसकी शुरुआत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इजारेदारी प्रथा या खेती व्यवस्था के द्वारा शुरू की गई। तो एक फैक्चुअल इंट्रो है, और हिस्ट्री में ऐसा कर सकते हो थोड़ा सा, जो उस समय का जो घटनाक्रम है उसको आप बता सकते हो। अब क्वेश्चन की आगे की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके। तो ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ कौन कौन सी है, जैसे हमने लिखा स्थायी बंदोबस्त लिखा, या तो आप फ्लो चार्ट बना दो या आप लिखना शुरू कर दो, बना सकते हो बनाना चाहो तो। स्थायी बंदोबस्त किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कब, 1793 में। क्या विशेषता है इसमें, स्थायी कर दिया गया, जमींदारों को सौंप दिया गया। कौन से क्षेत्र है, बंगाल बिहार में है। ठीक है, अब देखो कीवर्ड, मैं बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने कीवर्ड में लिख रहा हूँ इनको, या छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख रहा हूँ, कितना उनको हिस्सा मिलता था। अब स्थायी बंदोबस्त की क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, पक्ष और विपक्ष में बताओ। पक्ष क्या है कि ये अंग्रेजों के लिए बहुत आसान हो गया, उनको एक लगातार स्थायी रूप से राजस्व मिलता चला गया। जमींदारों को भी राजनीतिक रूप से उनका प्रभुत्व बढ़ा, लेकिन नुकसान क्या हुआ, किसानों की दुर्दशाएं, भूखमरी, कृषि का पिछड़ापन, बेरोजगारी, ये सारे इसकी वजह से नुकसान हुए। तो वो भी बताओ। अब देखो इंडिया के मैप पे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिखाती है आपकी मेच्योरिटी, इनोवेशन। हम हर एक क्वेश्चन में क्रिएट करेंगे। ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के हिसाब से मैप आएंगे, डायग्राम्स आएंगे। हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री के हिसाब से आएंगे। आर्ट एंड कल्चर का होगा तो उसमें स्तूप से लेकर मंदिर से लेकर जो भी चीज़ें, उनके भी डायग्राम्स बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना आपके लिए। और बच्चे, कई बच्चे भटक जाते हैं, एनसीईआरटी बहुत तगड़ी है, उनको बार बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। मान लो इस बात को, ये रास्ता सेल्फ स्टडी के माध्यम से जाता है। बस आपको अच्छे मेंटर मिल जाए जो आपको गाइड करे कि हाँ ऐसे पढ़ना है आपको। और हम ऐसा ही करते हैं। जैसे आप अपने ऐप पे जाके देखोगे, हिंदी साहित्य की आंसर राइटिंग चल रही है, अभी शुरू हुआ है बैच, है ना। तो उसमें 90 दिन का वो टारगेट है। तो हर 2 दिन के बाद में आंसर राइटिंग क्लासेज होती है। 2 दिन बच्चा पढ़ के आता है कि ये कंटेंट पढ़ के आना है, फिर आके क्लास में लिखो। यही मैं कराता हूँ जीएस में। जैसे अभी ज्योग्राफी और अभी हिस्ट्री चल रहा है हमारा वहाँ पे, अभी तो बहुत बाकी है, 4-5 महीने बाकी है, वहाँ दिसंबर तक हम करने वाले हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही सीखेंगे हम। और पढ़ाऊंगा आपसे मैं। देखो हमेशा ये बात कह सकता हूँ कि आईएएस बनना आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। आप पढ़ाई करोगे, जो टारगेट दिए जाएंगे पढ़ के आओगे, आके क्लास में लाइव आंसर राइटिंग करोगे। लाइव आंसर राइटिंग में टाइमर देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आप स्पेस देख रहे हो, मैं टाइमर देता हूँ कि ये 8 मिनट है, लिखो आप। अब बच्चा माथापच्ची करेगा तो कुछ तो सीखेगा, फिर बाद में मैं तोड़ के बताता हूँ कि हाँ हर एक क्वेश्चन कैसे बताएंगे। फायदा क्या हुआ, एक तो टारगेट बेस्ड स्टडी हो गई, अनुशासन आ गया, डेडिकेशन उसमें आ गया, हिम्मत आ गई, और एक डिसिप्लिन वे में उसकी पढ़ाई होती चली जाएगी। और सिलेबस कब पूरा हो जाएगा, कब वो आंसर राइटिंग कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी आप इसमें दिखा सकते हो। इसके अलावा जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है, जैसे थॉमस मुनरो, कैप्टन, ये सारे प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, और मेंस में भी थीम रहती है।
इसके अलावा रेतवाड़ी व्यवस्था के क्या पक्ष विपक्ष है वो आप दिखा सकते हो। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट ये बहुत बेस्ट है, नो डाउट। आप किसी भी टॉपर की कॉपी से मैच कर लेना एक बार, क्योंकि मैं खुद ना आंसर राइटिंग का रिसर्च टॉपर्स की कॉपी देख के करता हूँ, और खुद 5 मेंस लिखे हैं, 4 इंटरव्यू कॉल हैं, तो वो खुद का अनुभव भी यहाँ पे आता है, ऐसे ही तुक्के में नहीं हुआ है। ठीक है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो कि तरीके बेस्ट है एकदम। ठीक है, इसी प्रकार भारत में जैसे साम्राज्य विस्तार के लिए अंग्रेजों ने किन किन रणनीतियों का सहारा लिया, विस्तार से समझाना है। आपने देखा होगा जब अंग्रेज भारत में आते हैं एक व्यापारी के रूप में होते हैं, व्यापारी से फिर वो 1757 का प्लासी का युद्ध है आपका, 1764 का बक्सर का युद्ध है, इसके बाद में इलाहाबाद की जो संधि है, कैसे वो बंगाल के राजस्व पर अधिकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सारा किसका लिया, युद्ध का सहारा लिया। एग्जाम्पल तो प्लासी और बक्सर का सहारा लिया। कैसे उनकी सहायक संधि आती है, किस प्रकार जैसे डलहौजी की जो झांसी या अन्य क्षेत्रों को जिनके उत्तराधिकार नहीं उनको हड़पने की नीति आती है। इसके अलावा उनके और भी युद्ध चलते रहते हैं, फ्रेंच के साथ अलग रहते हैं। इसके अलावा उनकी और भी कूटनीति होती है, कैसे भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाते हैं, फूट डालो राज करो की रणनीति होती है। कई जगह तो नशे की प्रवृत्ति फैलाते हैं, जैसे चीन के साथ कैसा किया उन्होंने, या भारत में भी कई जगह ऐसा किया। तो उनकी वो डिप्लोमेसी है ना, कूटनीति है, वो साधन आप इसमें बताने थे। और इसमें मैप बनाना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। और आप सोच रहे हैं यार मैप कहाँ से लाएंगे, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी। जो जितने भी मैप और डायग्राम यूज़ करता हूँ ये एनसीईआरटी का है। ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है कि अंग्रेज सर्वप्रथम जैसे 1797 में यहाँ तक कब्जा करते हैं, फिर यहाँ कब्जा होता है, फिर लगभग 1857 तक कहाँ तक उनका कब्जा हो जाता है। ये एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको बस चिपकाने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको ये कोशिश करनी है। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपकी। ठीक है, आप आराम से इनको देख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ये क्वेश्चन 2023 में आ गया था, और 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की हेडिंग थी, और 2023 में क्वेश्चन आया, आप देख लेना एक बार। इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको बस। तो हम पीवाईक्यू नए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना यहाँ पे, ताकि बच्चे सीखे। तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या क्या प्रभाव हुए थे, प्रेजेंट करने का तरीका आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप 2-3 लाइन में क्या लिखोगे, अपना एक संक्षिप्त इंट्रो लिखोगे, बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कैसे आदिवासियों को प्रभावित किया, विशेषकर उनके नेतृत्व को लेकर, कैसे उनके जो पहले उनके जो नेतृत्व करता थे, मुखिया थे, उनको रिप्लेसमेंट कर दिया गया वहाँ से, कैसे उनके जो कृषि संबंध है, जूमिंग कृषि, उनको बदलाव कर दिया गया, कैसे वन कानून वो लेके आए जिसके कारण उनकी आजीविका प्रभावित होगी, है ना। ये सारे कीवर्ड एनसीईआरटी से लिए, मैंने अलग से नहीं लिया, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीसी मेंस में आया हुआ है 8वीं क्लास के एनसीईआरटी से। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध उनके कैसे प्रभावित हुए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आंसर राइटिंग की। तो मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट समझाया आपको, और कैसे लिखना होता है, कैसे आपकी हैंड राइटिंग सुंदर रखनी होती है, फॉर्मेट आपको कौन सा अपनाना चाहिए। आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हो, 2-3 लाइन के पैराग्राफ लिखते हो, या पॉइंट लगा के लिखते हो, सब हेडिंग लगा के लिखते हो, ये आपका तरीका है। सबकी अपनी अपनी मौलिक शैली है, और अलग अलग टॉपर ने अलग अलग तरीके से लिखा है। हम कोशिश करते हैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम के टॉपर उनकी कॉपी देखें, हिंदी मीडियम में जो टॉपर है उनकी कॉपी देखें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं अपने इस सेशन, ऐसे सेशन लगातार मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट जरूर करना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और बाकी अपने ऐप से जुड़े आप। बहुत बहुत धन्यवाद।